बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत के ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ दहशत गर्दी ने जो एक दफ़ा फिर से सर उठाया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जावेद बलोच साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। बलोच साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शहजाद फारूकी साहब सीनियर एनालिस्ट इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। शहजाद साहब, आपका शुक्रिया। कर्नल असद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। कर्नल साहब, आपका शुक्रिया। कर्नल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि जो एहतजाजी सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या समझते हैं कि ये मामलात को कोई बेहतरी आएगी इसमें या मज़ीद मामलात ख़राब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, थैंक यू वेरी मच कि आपके प्रोग्राम में मैं शिरकत करने का मौका मिला। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो एहतजाजी सियासत है पाकिस्तान के अंदर, और पिछले आप कई सालों से देख रहे हैं, इसका कोई एंड तो नज़र नहीं आ रहा। चाहे इसको आप पीटीआई के साथ लिंक कर लें या फिर नून लीग के साथ, और इवन फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी के साथ भी। आई थिंक कि अभी तो ऑलमोस्ट 78 ईयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, और अब ये भी आप नहीं कह सकते जी कि नहीं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इक़्तिदार में आने का मौका नहीं मिला, या उनको हुकूमत करने का या सियासत करने का तरीका सलीका इख्तियार से नहीं आता। सब चीज़ें इनको पता है। दे अंडरस्टैंड कि व्हेन दे आर इन पावर, तो तब उसके पावर का की क्या मुश्किलात हैं, और जब यही पार्टीज अपोजिशन के अंदर होती हैं तो तभी उनको मालूम है कि हाँ, किस तरह की मुश्किलात आती हैं। बट यस, आई एग्री विद यू कि आई थिंक देयर हैज टू बी एन एंड टू ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन आप स्पेशली केपी के अंदर और फिर बलूचिस्तान के अंदर, और अभी कल के वाक़े को आप देखें जब तरलाई में जो कुछ हुआ, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली क्योंकि एहतजाजी सियासत जो है वो पीटीआई की तरफ से नजर आती है ज्यादा, उसको इनके ऊपर बड़ा सीरियसली देखने की, इसको रिविजिट करने की जरूरत है कि देयर आर वेज एंड मींस अवेलेबल। आप देखें ना, आपके पास असेंबलियां मौजूद हैं, इस पार्टी की एक हुकूमत है वहां पर केपी के अंदर, और वो कोई ऐसा भी नहीं कि अपना अगर उनका कोई पॉइंट है, कोई ऐसा इशू है और कि उसमें वो अपनी आवाज उठा ना सकें। एट द सेम टाइम अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, तो नॉट ऑन एट वन ओकेजन, आई थिंक ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स दे हैव ऑफर्ड कि आप हमारे साथ आए, बैठें, और आप हमारे साथ एक लिहाज से मीनिंगफुल डायलॉग के अंदर उनको हमारे साथ जाएं, एंड वी सी के चीजें कैसे चलती हैं। बिल्कुल तो सही है। मैं ये बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूँ कि हमें, मेरा ख्याल है, ये जो एहतजाजी सियासत है, इट्स नॉट गोइंग टू लीड अस एनीवेयर। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ा सीरियसली एक लिहाज से जो एक नेशनल मेन स्ट्रीम होती है उसके अंदर हम सबको जाने की जरूरत है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा देखे ना, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन ओवरऑल आप पूरे मुल्क के अंदर देखते हैं। मेरा ख्याल है इसको हम जितनी जल्दी खत्म करें ये उतना ही बेहतर है। और सर्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई शक नहीं कि जी अपोजिशन की आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ जो हुकूमती अकाबरीन हैं उनकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी एक लिहाज से आती है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर बहुत सारी दुनिया आसिफ अल जरदारी को मानती है जी कि वो डायलॉग के एक्सपर्ट हैं और उनको पता है कि मुखालफिन को कैसे साथ लेके चलना है। नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, 3 दफा वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। शहबाज शरीफ को लेने 2 दफा वो वजीर आजम अब है, दूसरी दफा, एंड लाइकवाइज ही हैज बीन द सीएम पंजाब गुड अबाउट 3-4 टाइम्स। तो मैं समझता हूँ कि ये मेच्योरिटी इतनी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी होनी चाहिए कि किसी सूरत के अंदर इनको साथ एक दूसरे के इकट्ठे होना चाहिए। ये इंतकामी सियासत, ये बयानबाजी सारी की सारी ये खत्म होनी चाहिए। ये जो हम मुख्तलिफ औकात के अंदर जब जिसकी गवर्नमेंट होती है वो मुख्तलिफ तरह के जो है ना सर्टिफिकेट तकसीम करते बांटते नजर आते हैं। मेरा ख्याल है इससे हमें अब दूर होना चाहिए। हमारा सबसे पहला जो मकमा नजर होना चाहिए वो पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बहुत काम करने की जरूरत है। फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिक्स, फॉरगेट अबाउट कि आप एहतजाज की बात करते हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अपने मुल्क को एक लिहाज से कैसे आगे लेके जा सकते हैं। आप इमेजिन करें कि आपके अगर 16-17 बिलियन के ओके रिजर्व कहते हैं आप मौजूद है आपके पास फॉरेक्स, तो उसके अंदर से तो 2 बिलियन तो सिर्फ आप कहते हैं कि इसके पड़े में यूए के। उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप आपको 30 दिनों का, हाँ, रोल ओवर देते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम 6.5% लेंगे। हम सारा कुछ यही करते रहेंगे, सूद ही देते रहेंगे। आप सोचे ना, चाइना के आपने पैसे देने हैं, इसके बाद
आपने सऊदी अरब के पैसे देने हैं, यूएई एक लिहाज से आ गया, आईएमएफ को ले ले, वर्ल्ड बैंक को ले ले। मैं ये कहता हूँ उसामा साहब कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एहतजाज को छोड़ के, इन सारी चीजों को छोड़ के, दे शुड फोकस ऑन एक्चुअली यूनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी ऑफ एवरीथिंग। ये बड़ा जरूरी है। और इस वक्त जिस तरीके से, जिस तरह वो आप अगले सेगमेंट में आप श्योर के डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अगर आप टेररिज्म की बात आप करते हैं, तो क्या आप फील नहीं करते कि दिस इज नॉट द टाइम कि आप सिर्फ सियासत करें, सियासत खेलें, या सिर्फ जो है वो आपको बिल्कुल उसके सही ऊपर कल एहतियात साहब, की मैं एहतियात वापस से आता जाना हूँ तो चाहिए? बिल्कुल हम दहशतगर्दी पे भी बात करते हैं। बलोच सब किस पे जिम्मेदारी आयद होती है इस वक्त एहतजाजी सियासत पर? क्या नून लीग को कुछ मुतालबात मान लेने चाहिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मुफाहमत कर लेनी चाहिए? देखिए, दोनों तरफ से जो है जब बात होती है, क्योंकि सियासत तो समा बात ही जो है वो डायलॉग का है, और जब डायलॉग नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो जाहिर बात है एक खराब पैदा होता है और उसमें चीज़ें ख़राब होती हैं। लेकिन डायलॉग कैसे हों, सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों पार्टियां बैठती हैं किसी मसले पे या कोई डायलॉग या मुज़ाकरात के लिए कोई टेबल टॉक होती है, तो उसमें कुछ जाहिर बात है कुछ चीज़ें आप मनवाते हैं, कुछ मानते हैं, तो बीच की राह जो है वो सियासी जमातें निकालती हैं कि अपोजिशन भी जो है उसके भी चीज़ें आगे बढ़ती रहे, गवर्नमेंट के जो है वो भी आगे बढ़ती रहे, मुल्क जो है वो तरक्की करता रहे, पब्लिक जो है वो उसके बारे में सोचें कि अवाम के जो मसाइल हैं वो कैसे हल होने हैं। क्योंकि सियासी जमात जो है वो चाहे तहरीक इंसाफ हो समा, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, तो हर एक पार्टी जो है, हर एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो क्लेम करता है कि मैं अवाम का मैंडेट लेके आया हूँ। तो अगर आप अवाम का मैंडेट लेके आए हैं तो उस मैंडेट का एहतराम करना भी आप पर लाजिम है, और उन लोगों का उस उन लोगों के मैंडेट का ख्याल रखना, उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश करना, उनके लिए कानून साजी करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये उसी वक्त मुमकिन है उस समय के जब अपोजिशन और हुकूमत जो है वो मिलके पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कानून साजी होगी और पार्लियामेंट के अंदर मसाइल का जो है वो हल निकाला जाएगा, ना कि सड़कों पे आएंगे, मामलात खराब होंगे। जो है वो होता है एहतजाज, सियासी जमातें जो है वो लॉन्ग मार्च भी करती हैं, तहरीक भी चलाती हैं, जलसा जुलूस भी करती हैं, लेकिन कुछ जो है वो SOPs के तहत जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपको जमहूरियत में, आइन में, ये आइन आपको अलाउ करता है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि विद इन द लॉ जो है वो आप ये काम करेंगे, आप किसी का राइट नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी जो है वो ट्रैफिक लॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और ये सारा कुछ इसमें आइन में बड़ा वाज़ेह है, कानून इसमें बड़ा क्लियर है उसामा। लेकिन होता क्या है कि जब आप दूसरों को, सारी सियासी जमातों को, चाहे कोई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब हैं, चाहे कोई और है, जब आप किसी को मानेंगे नहीं, किसी को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर बात जो है वो खराब होती है। अब मिसाल ले लें 8 फरवरी के एहतजाज की, तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है, बल्कि तहरीक इंसाफ का नहीं, सॉरी, तहरीक खत्म जो है वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो है वो एहतजाज से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है वो खान साहब ने दी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। तो महमूद साहब रशीद साहब का ये एहतजाज हम कह सकते हैं कि उनका एहतजाज होगा, लेकिन उस एहतजाज में अगर जैसे हम माजी में देखते हैं एहतजाज, तो इस एहतजाज में और उस जो पहले माजी में एहतजाज हुए उसमें क्या फ़र्क रहेगा। अब जो इतलात जो हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि तहरीक इंसाफ अब इस हद तक जो है वो चली गई है कि इस्लामाबाद में कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, लाहौर में कोई नहीं होगा, कराची में कोई बड़ा जलसा प्लान नहीं है, मुल्क के किसी बड़े शहर में जो है वो कोई जलसा, कोई तहरीक जो है वो प्लान नहीं है। सिर्फ मैसेज ये किया जा रहा है कि आप अपनी अपनी यूनियन कौंसिल में जो है वो एहतजाज करें, अपने घरों से बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, रिकॉर्ड करवाएं, और फिर शाम को कमीशन बरदार जो है वो रैली निकाल के, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो बात ये है कहने की उसामा के जब अपोजिशन और हुकूमत बैठती है तो फिर मसाइल का हल निकलता है और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एहतजाज आप करते रहेंगे, हुकूमत अपना काम करती रहेगी,
اور اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ سب سے جی بڑا نقصان ہوتا ہے میرا نقصان ہوتا ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے، ان شہریوں کا نقصان ہوتا ہے بالکل جو ایسا ہی ہے، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، اور ملک کا نقصان جو ہے سب سے بڑا ہوتا ہے اسامہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاروقی صاحب بتائیے گا کہ جو تحریک کے پی کے میں سہیل آفریدی صاحب چلا رہے ہیں، جو دورہ تھا پنجاب کا، جو سندھ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطلوبہ نتائج حاصل کر پائے ہیں سی ایم کے پی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سامہ۔ گزارش یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے ایک وائب تو کریٹ کی تھی، اور جس طرح سے وہ جا رہے تھے اور جس طرح سے وہ کوشش کر رہے تھے، تو وہ نظر آتا تھا کہ شاید لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نومبر کے بعد سے یہ ایک بڑی کوشش تھی حالیہ دنوں میں، جو کہ پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں یا سپورٹر ہیں یا ہمدرد ہیں ان کو موبلائز کرنے کے لیے، اور چونکہ حالات اس طرح کے تھے کہ شاید یہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ٹائم لگنا تھا، لیکن ابھی یہ جو کل کا پرسوں کا ایک بدقسمت واقعہ ہوا ہے، اسلام آباد کا جو ثانیہ ہوا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے یا اس چیز کے لیے باہر نکلنے کو آمادہ ہوں گے، چونکہ حالات کے حوالے سے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی تو حالات سوٹیبل نہیں ہیں، سازگار نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں۔ لوگوں کو سڑکوں پہ عموماً نہیں آنا چاہیے، یہ ایک عمومی بات ہے۔ کرنل صاحب نے بھی کہا اور بلوچ صاحب نے بھی کہا، تو میں 2-3 چیزیں جلدی عرض کر دوں جی پلیز۔ کہ میرے نزدیک سیاست جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا نام ہے، لوگوں کی زندگی آسان بنانے کا نام ہے۔ اگر ہم سیاست کا مطمع نظر صرف یہ سوچ لیں کہ میرا اور تیرا کیا ہے، ہم آپس میں بانٹ لیں اور باقی جو ہے وہ جہنم میں جائیں، تو میرے نزدیک ایسی سیاست کا نہ تو کوئی مطلب ہے نہ کوئی فائدہ ہے، اور یہ سیاست زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی۔ اور سیاست کے راستے سے ہی آپ چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے جب سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہو اور سیاست کا مقابلہ سیاست کر رہی ہو۔ یہاں پر صورتحال تھوڑی مشکل ہے، تھوڑی پیچیدہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ سیاست دان نہیں ہے اور دوسری طرف بھی سیاست دان نہیں ہے، تو ایسے میں مسائل جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں، مسائل آپ کے جو ہے وہ حل نہ ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ جو گانٹھ آپ نے ہاتھوں سے دی تھی اب وہ آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہے۔ باقی کرنل صاحب نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ جی 16-17 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ہمارے، تو جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے وہ 16-17 ارب جو ڈالر ہیں وہ تو مانگے تاگے کے ہیں، وہ لوگوں کے پیسے ہیں، ہمارا تو کوئی اس میں ٹکا دلا نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بوجھے چ گاجرا تے بھوکی شکینی، تو ہم یہ بھوکی شکینی کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، ہم پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کرے پاکستانیوں کے اور پاکستان کے یہ مسائل حل ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں تو صرف یہ ہاتھ جوڑ کر سب سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ کسی طرف کے بھی ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں اور صورتحال کو سمجھیں کہ جس جگہ پہ ہم آ کر کھڑے ہو گئے ہیں یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمیں جلد از جلد اس صورتحال سے نکل کر کسی فیملیئر گراؤنڈ کا رخ کرنا ہوگا تاکہ چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکیں، ادروائز ہمارے لیے مشکل یہ ہو جائے گا کہ یونیک سچویشن کا کوئی یونیک سلوشن نکلے گا جو شاید کسی کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہو اور کسی کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہ ہو۔ تو ہمیں جلد از جلد بیک ٹو نارمل ہونا چاہیے۔ ابھی ہم پچھلے کچھ سالوں سے 2-3 سالوں سے ہم ایک ایب نارمل سچویشن میں ہیں، اور ایب نارمل سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سٹیٹسمین درکار ہیں، سیاستدان درکار نہیں۔ سیاستدان سے آگے کی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نکلنے کا راستہ نکال سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ کل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو دہشت گردی کا اس وقت ناسور پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اس کے اندر ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور اس وقت جو احتجاج کے مطالبات ہیں وہ کس حد تک جائز ہیں، احتجاج کس حد تک جائز ہے، وہ جو ایک پیج پہ ہونے کی بات، جو قوم کا ایک ہونے کی بات، ہم تو اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں، جو نون لیگ کے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالیہ جو لہر ہے اس کی وجہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی سنتے ہیں تو وہ کچھ اور الزامات لگاتے ہیں۔ تو سر یہ کتنا موقع دے رہے ہیں ہم دشمن کو کہ وہ مزید طاقتور ہو کے ہم پہ حملہ کرے؟ اسامہ، ایک تو میرا خیال ہے میں ضرور مینشن کروں گا، شہزاد فاروقی صاحب نے بڑا خوبصورت انالیسس دیا، اور بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جب ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے
तो डोंट एक्सपेक्ट कि जो इकॉनमी है आपकी वो बेहतरी की तरफ जाएगी या आप उसको आगे लेके जा सकेंगे। मेरा ख्याल है इसी चीज पे सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, एक तो सबसे पहले तो हो गया आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि जिसने आपके ओवरऑल इकॉनमी को आपके इफेक्ट कर दिया है। अच्छा, जब इकॉनमी इफेक्ट हो गई तो इसका मतलब है कि जो एक कॉमनर है, मेरे आप जैसे लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हर्ट हो रहे हैं। मैं यूं कहूंगा कि आई लिव हियर इन रावलपिंडी, और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने किसी शख्स के चेहरे के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मैं कभी कोई मुस्कुराहट नहीं देखता। मैं उसको तफक्कर के अंदर मैं देखता हूं, हर दूसरे शख्स को नहीं, हर शख्स को मैं आपसे कहूंगा। आप यकीन माने, मैं ये बड़ी तकलीफ से ये सारी बातें आपसे कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है, इसने तमाम पाकिस्तान के कारोबार को ठप कर दिया हुआ है। आप देखें ना, अगर हम दुबई की एग्जांपल लेते हैं, हम स्पेन की बात करते हैं, हम यूके की बात करते हैं, उन मुल्कों ने तरक्की की है, ठीक है, उनकी इकानमी तो चल रही थी, लेकिन किसके ऊपर की? वो उन्होंने की रियल स्टेट के ऊपर। और आज पाकिस्तान के अंदर हाल ये है कि व्हाट टू टॉक ऑफ द प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, ठीक है, उन्होंने भी बड़ी ज्यादतियां एक लिहाज से की हैं, क्योंकि ओवरऑल कोई सिस्टम तो था कोई नहीं। बट सबसे ज्यादा जो ज्यादती हुई है वो हुई है एक आम इन्वेस्टर के साथ। आप यकीन माने, इट इज नॉट ओनली द रियल स्टेट की मैं आपसे बात करूं, उसके साथ 40 दूसरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जो कि इसके साथ साथ एक लिहाज से चल रही थी। व्हाट टू टॉक ऑफ अदर सोसाइटीज, मैं ये कह सकता हूं कि इवन डीएचएस जो हैं, दे आर इन ट्रबल कि ये इन सारी चीजों को उन्होंने कैसे लेके चलना है। देन हु इज रिस्पांसिबल? दिस पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर द पास्ट 4 years, दे आर रिस्पांसिबल कि उन्होंने इस कदर पूरे मुल्क के अंदर मेहम क्रिएट कर दिया है। व्हाई? बिकॉज ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो कुछ कहता है, ये आंखें बंद करके, ये हाथ बांध के खड़े होते हैं और कहते हैं जी जो आप कहते हैं हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों? इन्होंने 1 बिलियन 1.3 बिलियन जो है वो उन्होंने उनसे कर्ज लेना होता है, और कर्ज की जो शराइत है वो भी मेरा ख्याल है हम सबके सामने है। तो एक चीज तो मैं ये आपसे जरूर कहूंगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसी के साथ इकॉनमी जुड़ी हुई है। अच्छा, फिर ओवरऑल जो इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका असर क्या आया है कि वो पाकिस्तानी, स्पेशली स्टूडेंट्स की मैं बात करूं और दूसरे लोगों की बात करूं, वो जब वीजे के लिए बाहर पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं और विजिट के लिए भी इवन अप्लाई करते हैं, तो रिजेक्शन रेट बड़ा हाई चला गया है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनकम्पिटेंस ऑफ दिस प्रेजेंट रजीम की मैं बात करूं आपसे। इट इज नॉट ओनली द फेडरल गवर्नमेंट की बात करूं, इन चारों जो सूबाई हुकूमतें, आप उनको भी उसी जुमरे के अंदर एक लिहाज से रखें। तो मैं ये समझता हूं कि जो हम सियासत की बात करते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आई वुड से, इसके अंदर पीटीआई है, इसके अंदर नून लीग है, इसके अंदर पीपल्स पार्टी है, जेयूआईएफ है, और इवन एमक्यूएम है, they are playing politics for the past many decades without realizing कि यार हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है कि नहीं, हमने पाकिस्तान को आगे तरक्की देनी है कि नहीं। yes, people are, मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, पर कौन कर रहा है? जो कि पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जो कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, दे आर दी वन एक्चुअली जो पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी पांचों घी में, सर कढ़ाई में, इंक्लूडिंग पुलिस की आप ये बात करें, उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज जब आपके जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हुकूमत कर रहे हैं, अगर वो जब कंप्रोमाइज होते हैं तो उनको ब्लैकमेल कौन करता है? ये ब्यूरोक्रेट्स के इलाज से करते हैं। इस वक्त अगर हुकूमत चल रही है तो वो चल रही है पुलिस के सर के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को, इट्स नॉट कि आप ये कहें कि नहीं उनको कुछ समझ नहीं है या उनको तजर्बा नहीं है। वो 4 दफा सूबा पंजाब उन्होंने चलाया जो 13 करोड़ आबादी वाला है, 2 दफा ही इज द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री। तो क्या उनको समझ नहीं आती कि किस तरह की कैबिनेट उन्होंने इलेक्ट करनी है, किस तरह के लोगों को साथ चलना है और किस तरह से उन्होंने एक लिहाज से मुल्क को लेके चलना है? अगर आप देखते हैं फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर कभी आप सुने प्रेस ब्रीफिंग, आपको अफसोस होता है तो व्हाट इज ही टॉकिंग। और बिल्कुल मैं फारूकी साहब से अगेन आई एग्री कि जी बिल्कुल, मैंने कहा जी कि 16-17 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है उसमें आपके अपने कितने पैसे हैं? द मोस्ट इनकम्पिटेंट पीपल एट द टाइम, जो कि मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं। तो मैं तो ये आपसे कहूंगा कि किसी एक स्टेज पे भी चले जाए ना, आप पिछले 4 सालों में 8 सालों को ले लें या 2008 के बाद ले लें, आप यकीन माने 2008 के अंदर, अब अगेन आप कोट अनदर फिगर, पाकिस्तान के जो टोटल कर्जे थे ना, जब परवेज मुशर्रफ को हम कहते थे ही इज द डिक्टेटर, 34 अरब डॉलर के कर्जे थे पाकिस्तान पे 2008 के अंदर, और अब हम आए हैं 2026 के अंदर और पाकिस्तान पे कर्जे हो गए 130 बिलियन। और इसके अंदर कौन है? सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन सब ने मिलकर
पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल सही है साहब। कि नहीं जी हमने सिर्फ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ही खेल ली है। बिल्कुल सही। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलोच साहब बड़ा अलग सा एंगल दे दिया कर्नल साहब ने, ये इनकम्पिटेंट है तो सर व्हाट्स द सोल्यूशन? सर सोल्यूशन जो है वो ना मुशर्रफ साहब के पास था ना किसी और के पास है। बात सिर्फ नीयत की है कि जब आपने कोई काम करने होते हैं और जब चीज़ों को ठीक करना होता है तो ठीक हो जाती हैं, उसमें कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन देखना ये चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो किस तरफ जा रहा है और हमने उसमें सरवाइव कैसे करना है। उसामा, बात ये है कि अभी जुमे के दिन जो है जो हादसा हुआ यहाँ पे, अफसोसनाक एक वाकया हुआ, इमाम बारगाह पे हमला हुआ, तो आपके दुश्मन इतने बैठे हुए हैं कि वो कभी आगे से हमला करते हैं, कभी साइड से हमला करते हैं, कभी कहीं से हमला करते हैं। कर्नल नसर साहब को मैं कई सालों से जानता हूँ और वो मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने सर्व किया, लेकिन हालात जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं। आपने इंडिया को जो है जब शिकस्त दी, वो इंडिया, वो भारत जिसे अमेरिका समेत जो है वो दुनिया के बाकी मुल्क जो है वो पाल रहे थे, उस पर सरमायाकारी कर रहे थे कि ये खित्ते का एक बड़ा मुल्क है और ये एक बड़ा ताकतवर मुल्क बनेगा और उसे उस पे फंडिंग कर रहे थे। लेकिन जब हमने उसका पोल खोला और जब मार्का हक में उसको मैदान में शिकस्त हुई तो फिर दुनिया को समझ आई कि नहीं, ये तो एक बुलबुला था जो थोड़ी सी हवा, उसमें थोड़ी सी वो सुई मारी हमने कर्नल साहब, तो वो फट गया और उसकी जो असलियत थी वो दुनिया के सामने आ गई और दुनिया ने पाकिस्तान को फिर तस्लीम किया। यही वजह है ना कि आपको जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आपसे क्यों हाथ मिला रहे हैं, यही वजह है कि आपको यूरोप जो है आपको क्यों अपना साथ रखना चाह रहा है। सऊदी अरब के साथ आप जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, दोहा जो है वो आपकी तरफ देख रहा है, यूएई जो है वो आपकी तरफ देख रहा है, तुर्की आपकी तरफ देख रहा है। तो बात ये है कि जब इंडिया जैसे मुल्क जो है वो जो बड़ा दावेदार था कि मैं बहुत बड़ी इकानमी हूँ, बहुत बड़ी ताकत हूँ, तो दुनिया ने देखा उसके जो उसने फ्रांस की कंपनी के कई शेयर गिरा दिए अपने राफेल गिरवा के, तो उस कंपनी को जो लॉस हुआ उनकी नाअहली की वजह से, तो वो भी एक दुनिया की मिसाल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस दुश्मन को हमने ऑन ग्राउंड शिकस्त दी, जो दुश्मन हमें जो है ऑन ग्राउंड को हमारा कुछ न बिगाड़ सका, वो थ्रू प्रॉक्सी जो है कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान देख लें, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, रिस्पांस आया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो है हमारे जवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके जो है वो सारा उसको नाकाम बनाया। इमाम बारगाह का वाकया देख लें कि जब जारी बात है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उसको यहाँ मौका नहीं मिला तो वो एक मुजाफाती इलाके में, दही इलाके में जाके उसने अपने आप को फाड़ा। तो विद इन नो टाइम सवाल ही पैदा होता है कि इंसिडेंट हो जाना, एक चले जो बंदा आ रहा है हमला करने के लिए, खुदकश हमला आवर को जो है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। लेकिन जब ये हमला हो गया तो विद इन नो टाइम जो है, विद इन आवर्स जो है हमारे इदारों ने उसको ट्रेस कर लिया, वो सारा नेटवर्क जो है पकड़ा गया, वो कहाँ पे था, कहाँ से उसने ट्रेनिंग हासिल की। दाइश अफगानिस्तान को हम बार बार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी जो है वो इतनी अहलियत ही नहीं है। वो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, कभी एक ग्रुप जो है वो लड़ता है, कभी दूसरा ग्रुप लड़ता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दुनिया पर खुल रही हैं कि अफगानिस्तान जो है वो किस हद तक खतरा बन चुका है दुनिया के अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए। तो अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। सामा आप के जो दुश्मन हैं वो अब शहरों के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है वाकया देखा, खुद का हमलावर जो है वहाँ पे पहुंचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसे बचाया गया और नुकसान कम हुआ। अब जो वाकया हुआ है उसके बाद भी सूरत हाल जो है वो ये रुकने वाली नहीं है, लेकिन जो कोशिशें हैं वो हो सकती हैं। और इसमें देखें, इसमें जब हम आपस में लड़ते रहेंगे ना, अभी बात हो रही थी कि जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, अदम इस्तेकाम होगा, तो फिर दुश्मन को मौका मिलेगा
کہ وہ آپ کو اندر سے بھی مارے اور مارنے کی کوشش کرے اور باہر سے بھی جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. تو اب وقت ہے کہ اب یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے اسے چھوڑا جائے. اب وقت ہے کہ ایک دوسرے کو چور چور کہنے کی بجائے جو ہے وہ بیٹھا جائے, بالکل جو صحیح ہے فاروقی نیشنل صاحب انٹرسٹ ہے جی, اس پہ بات کی جائے. بالکل صحیح ہے فاروقی صاحب, چور چور کہنے کی بات کر رہے ہیں, ابھی بلوچ صاحب کی یہ بند کیا جائے. ہم نے کچھ مذاکرات کی بات بھی سنی, لیکن اس کے بعد بھی دیکھا یہی کہ ہمارے اتنے تند و تیز جملے ہوا کرتے تھے حکومت کی جانب سے بھی, اپوزیشن کی جانب سے بھی, کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک بس آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے مذاکرات کی؟ اچھا اسامہ, دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ چور چور کی صدائیں, تو وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم میٹرک کیفے میں پڑھا کرتے تھے تو وہ ہوتی تھی گائیڈ مختلف سبجیکٹس کی, تو اس کے پیچھے ایک مضمون چھپا ہوتا تھا کہ چور بھی کہے چور چور چور. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں چور بھی, بلکہ چور ہی شور مچاتا ہے چور چور کا. اور اس حمام میں تو میرے نزدیک سب نے غسل کیا ہوا ہے, تو میں کسی کو اس میں سے کوئی شک کا فائدہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ چور چور پکارے تھے اب تو ان کا گلا بھی بیٹھ گیا ہے اور ان کی آوازیں بھی سنائی دینا مجھے تو بند ہو گئی ہیں. پتہ نہیں اب کہاں پہ یہ آوازیں آ رہی ہیں چور چور کی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ہم نا پتہ نہیں کیوں وہ نسیم حجازی کے ناولوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, اور ہم نے بھی وہ اپنا لڑکپن اسی رومانویت میں گزار دیا. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں افغانستان آج کا نہیں, وہ تو پچھلے 40-50 سال سے مسئلہ بنا ہوا ہے اس پورے خطے کے اندر, اور ہم نے اگر دنیا کو بتا بھی دیا تو دنیا نے پہلے کیا کر لیا جو اب کر لے گی. ہمارے مسائل, ہمیں سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, اپنی داخلی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے لیے میں بالکل میں ریفر کروں گا کہ ہمیں اپنے سوشل فائبر پہ اور سوشل جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ہمیں ان پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر رکھی ہیں, ہم نے خود اس کو دیکھا ہے, پڑھا ہے اور سمجھا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. یہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی جنگ ہے, اور جب تک آپ یہ تفاوت دور نہیں کریں گے, عام آدمی کو تحفظ نہیں دے دیں گے, اور جو عمرانی معاہدہ ریاست نے اپنی عوام کے ساتھ کر رکھا ہے اس کی جانب توجہ نہیں دیں گے, اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ ہم وقتی کاسمیٹکس کرتے ہیں, لیپا پوتی کرتے ہیں, میک اپ کر کے کوشش کرتے ہیں چیزوں کو چلانے کی, اور کچھ عرصے چیزیں چل بھی جاتی ہیں. ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پہ خوش ہیں کہ ابھی تو صرف 78 سال ہوئے ہیں جی, تو قوموں کی زندگی میں 78 سال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یار ہمارے سے بعد جن لوگوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں آپ دیکھ لیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. جن لوگوں نے ڈاکٹر محبوب الحق کا 5 سالہ منصوبے کا بلو پرنٹ لے جا کے اپنے ملکوں میں عمل درآمد کیا, وہ کہاں کے کہاں ہیں, اور ہم جو ہیں وہ مزید گڑھے کھودتے جا رہے ہیں اپنے لیے, اپنی اکانومی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہماری انا جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہے. یہ جو شخصی لڑائی ہے اور یہ جو وسائل کی بندر باٹ ہے, اس کو تھوڑا سا منصفانہ کر دیجئے, عام آدمی کو تھوڑا سا حصہ دے دیجئے. آپ لوگوں کا اگر پیٹ نہیں بھرا, جو طبقات اس کام پہ مامور ہے, تو اب ان کو قربانی دینا ہوگی. ہم تو 78 سال سے قربانی دے رہے ہیں. جب بھی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آٹے کا کرائسس شروع ہونے والا ہے, کس نے سوچا ہے, کس نے ایڈریس کیا ہے اس کو؟ آپ نے پہلے گندم باہر بھیج دی ہے, اب آپ گندم منگانا چاہتے ہیں, پھر جب آٹا نہیں ملے گا, جب لوگ سڑکوں پر آئیں گے, پھر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ افراتفری مچ رہی ہے. ابھی بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ گرمیوں میں پھر سر اٹھائے گا, آپ کے پاس بجلی موجود بھی نہیں ہوگی, اور پھر لوگ بلوں کے حوالے سے پھر خودکشیاں کریں گے. کیا کیا ہم نے؟ ہم تو جن لوگوں نے اوکے شوکے ہو کے وہ چھتوں پہ پلیٹیں لگائی تھی, ہم ان کے در پہ ہیں کہ یہ 2-4 روپئے کیوں بچا لیں گے, ان کو کوئی فائدہ نہ ہو جائے. ہماری اپروچ اوورآل ریاست کی, وہ جو اعتزاز احسن صاحب کسی غلط فہمی میں تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو ہمیں تو ریاست سوتیلی ماں جیسا سلوک کرے گی. تو پھر اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ تو مذاکرات میں آپ نے پوچھا کہ مذاکرات کی, دیکھیے مذاکرات کے علاوہ آپ کے پاس کیا حل ہے مجھے بتائیں. چلیں آپ کے لیکن پاس فاروقی صاحب 2-3 مذاکرات طرح کون کرے گا کون؟ دونوں میں سے کون کرے گا؟ دیکھیے میری بات سنیے. بات یہ ہے کہ
मुज़ाकरात के 2 फरीक तो कम से कम होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप लोगों को मार मार के दीवार से लगा देंगे, वो गलत हैं या ठीक है, वो आपके अपने लोग हैं। हमें पाकिस्तान को जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान फर्स्ट, तो मेरे ज़हन में पाकिस्तान के अवाम फर्स्ट होते हैं। मैं किसी जमीन के टुकड़े की या किसी लैंड ऑफ पीस की बात नहीं कर रहा होता, किसी बर्फ की बात नहीं कर रहा होता। तो लोग जो हैं, लोगों से ये वतन बना है और हम सब लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हमारे लोग आज भी अपने वतन से प्यार करने वाले हैं, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को इस तरह क्यों जिच किए जा रहे हैं कि हम लोगों की नीयतों पर अब शक करने पर आ गए। अब ये हमारी जो अगर बतौर मुसलमान आप नमाज पढ़ते हुए साथ वाले आदमी के ऊपर नजर रखे हुए कि कहीं ये खुदा न खास्ता कोई बटन ना दबा दे या इसने चादर क्यों ली हुई है, तो आपकी ना तो आपकी दुनिया रही और ना ही आपका दीन रहा, ना आपकी आखिरत रही। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए भाईचारे की जरूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है, जिसके लिए आपको डायलॉग पे जाना होगा। देखिए, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और कई कई सालों तक जारी रहने वाली जंगें भी हुई हैं। आपके अपने जहां आप बैठे हुए लाहौर शहर में दुश्मनियों की जंगें जो हैं वो कई दहाइयों तक चली हैं, तो आखिरकार आपको बैठ के उनके साथ बात करनी पड़ी और एक दूसरे के साथ सुलह करनी पड़ी। सिर्फ ये होता है कि बातचीत के लिए मुनासिब हालात पैदा करने के लिए आप थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं ताकि आप अपनी ताकत शो कर सकें, अपनी टर्म्स पे बात कर सकें। कमजोरी की पोजीशन में जाएंगे, आप बात बनवाने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो ये चीजें तो टैक्टिक्स का हिस्सा है। इसको सरफे नजर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम बतौर कौम के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पहले दाखिली तौर पर आगे बढ़ना होगा, फिर हम बैनुल अक़वामी तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा बैनुल अक़वामी सतह पर हमने ये कन्विंस कर लिया और लोगों को ये बता दिया और वो बता दिया। हम अपने लोगों को वो बताएं जो हम बताना चाहते हैं। ये जो दहशतगर्दी का मसला है, ये किधर छुपा होगा जी? ये आके इसका सहूलतकार कौन होगा, किस एरिया में रहता होगा? ये मेरे और आपके दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं। हम इन लोगों के मसाइल को थोड़ा सा हल करें। इनकी रियासत के साथ जो इनकी मलकियत है इस मुल्क की, उसको थोड़ा पक्का कर दें। वो समझे, वो स्टेक होल्डर बन जाए, उनको लगे कि हाँ यार, ये शीशा तोड़ना बुरी बात है, किसी की गाड़ी को नहीं मारना, सिग्नल को नहीं तोड़ना। तो ये ओनरशिप की बात है। लोगों को ओनरशिप दें और उसके बाद देखें कि फिर क्या होता है। बिल्कुल सही है। कर्नल साहब, मैं आखिर में एक कमेंट आपसे भी मुज़ाकरात पे चाहूंगा और फिर ब्लॉग साहब से भी। कर्नल साहब, मुज़ाकरात आप किसके बारे में, हुकूमत और अपोजिशन की बात जी कर रहे सर। हैं? ओके, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। बट डू वी रियली थिंक कि चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, आर दे रियली सीरियस कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए? नहीं नजर पहली आ रहा बात तो ये है, या होंगे। और अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि इसमें अपोजिशन से ज्यादा जो ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है हुकूमत वक्त की, क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, कोई लीवरेज उनके पास होता है, और अगर उन्होंने कोई फैसिलिटी भी एक्सटेंड करनी है तो वो हुकूमत के पास होती है। बट अनफॉर्चुनेटली द टाइप ऑफ मिनिस्टर दिस फेडरल गवर्नमेंट इज हैविंग, और जब आप प्रेस ब्रीफिंग सुनते हैं मीडिया के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि उनकी जुबानों से ना शोले निकल रहे हैं। अब फॉरगेट अबाउट इट, अपोजिशन ने तो करना ही करना ना ऐसे, बट जो हुकूमत के अंदर हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? वाई कांट दे, जिसको कहते हैं एक टॉलरेंस उनके अंदर क्यों नहीं है, उनके अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं है, उनके अंदर वो अकोमोडेटिविटी क्यों एक लिहाज से नहीं आ रही? दैट इज समथिंग, ऐसा लगता है कि दे आर टू अग्रेसिव, और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को जाहिर करना चाहते हैं कि लुक, आप देखा आपने हमारी लैंग्वेज कैसी थी, हमने कैसे एक लिहाज से उनको लताड़ा। आई थिंक वी हैव टू बी आउट ऑफ ऑल दीज थिंग। और मैं एक उसामा में आपसे जरूर कहना चाहूंगा जी, हम यहाँ पर सारे बैठे हैं, मैंने और जावेद बलोच साहब ने ना, हमें इकट्ठे काम भी किया, उन्होंने आपसे शायद तस्करा नहीं किया होगा, वी वर टुगेदर इन सरगोदा, जब हम यूनिफॉर्म में थे तो हमने इकट्ठे काम एक लिहाज से किया। दोस वर द बेस्ट पॉसिबल टाइम, स्टिल आई से एंड एडमायर, हमने वाकई रिपोर्टिंग की है जी, रिपोर्टिंग ठीक है ना? हमने की है। हाँ, नो, व्हाट आई से इज कि जी, अगर किसी को ये खुशफहमी है कि ये इस वक्त जो चारों सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमत है, इनकी कोई नेक नीयती है कि ये किसी सूरत में अपने सूबों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, मुल्क के लोगों के लिए काम करेंगे, तो वो बिल्कुल खुशफहमी का शिकार हैं, उससे दूर हो जाएं। दे आर दी वन, वो जो सिर्फ कहते हैं हल मन मजीद की बात आती है, ये अपने ऊपर तो फोकस हैं, अपनी अजीजों अकारब के ऊपर तो फोकस हैं, बाकी अवाम इनकी नजर के अंदर एक्चुअली ये कीड़े मकोड़े हैं, दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट।
دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر نا اسامہ صاحب اگر کوئی سوسائٹی ایک مہذب تب کہلاتی ہے جب اس کے اندر وہ پڑھے لکھے ہونے کی جو پرسنٹیج ہے وہ کافی ہائر ریٹ پہ جاتی ہے. آپ میں آئی ڈونٹ ٹاک اینی تھنگ اباؤٹ سندھ یا آپ کریں کے پی کی, میں صرف پنجاب کی بات کروں گا. یعنی پنجاب نے کہا جی بلڈنگیں ہماری بنی ہوئی ہیں, ہم سے چل نہیں رہی, آپ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ اسکول ہی بیسیکلی دینا شروع کر دیے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے فری ایجوکیشن دینی ہوتی ہے, فری میڈیکل دینا ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنی بھی یہ یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہ سارے کے سارے ایکچولی جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے آ کے سنبھال لیے. ایجوکیشن اس قدر ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ آپ اس کا تصور ایک لحاظ سے نہیں کر سکتے. یعنی آپ سوچیں اسلام آباد کے اندر جو کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے سیمسٹر کی ایک سیمسٹر 6 مہینے کی جو فیس ہے وہ 2 لاکھ روپے سے اوپر ہے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ان یونیورسٹیز کے اندر جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ نو, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اپنی جان چھڑا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے اسی چیز کا, وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, ہم سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, ٹیکس پیئرز ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کو فری ایجوکیشن دیں, بالکل صحیح سر, ان کو فری میڈیکل دیں, ان کو سیکیورٹی دیں. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. بالکل شہزاد صاحب نے کہا کہ جی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ کسی نے چادر کے نیچے کوئی چیز چھپائی تو نہیں. یہ تو اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر سیکیورٹی بھی آپ نے انشور کرنی, آپ نے اپنے پیسوں سے علاج بھی کرانا, اپنے پیسوں سے ایجوکیشن لینی ہے, تو دین فارگیٹ اباؤٹ دس گورنمنٹ. بھی کسی نے ان کو ٹیکس سارے کے سارے یہ دے رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی بلوچ صاحب, میں سر مذاکرات پہ آپ کے بھی کمنٹس چاہوں گا آخر میں. سر مذاکرات ہونے چاہیے. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے مذاکرات کرتی ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے, اور ایک دوسرے پہ جو ہے نا وہ ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے اسے ختم ہونا چاہیے. کہ جو ہے وہ اگر کوئی میننگ فل مذاکرات ہوں تو انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے اگین کہ آپ پارلیمنٹ میں آئی اسی لیے ہے کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کریں, اپنے حلقوں کے لیے کے ترقی کے لیے جو ہے اپنا رول پلے کریں. جو بندہ لیا بیٹھا ہے, جو بندہ سندھ بیٹھا ہوا ہے, جو بندہ حیدرآباد جام شورو وغیرہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کو ووٹ اسی لیے دیا ہے کہ میرا نمائندہ جو ہے وہاں پارلیمنٹ میں جا کے میری بات کرے گا اور میرے علاقے کی بات کرے گا اور میرے لیے قانون سازی کرے گا. اور جب آپ کے نمائندے جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ گتھم گتھا ہوتے ہیں, تو پھر کیا اس پالیٹکس کا فائدہ, کیا اس جو ہے وہ الیکشن کا فائدہ, اس مینڈیٹ کا فائدہ کہ جب میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, مجھے جو ہے وہ میرا رائٹ ہی نہیں آپ دلوا پا رہے, میرے رائٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی, تو پھر میرے مینڈیٹ کا یا میرے ووٹ کا جو ہے وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے. اسامہ بالکل صحیح, بات چیت کے دروازے جو ہے وہ کھلے رہنے چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے, چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے نون لیگ ہے, چاہے پیپل پارٹی ہے, چاہے ایم کیو ایم ہے. بات یہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک چیزوں کو آنے چاہیے. کرنل اسد بات کر رہے تھے تو مشرف دور میں جب یہ ڈسٹرکٹ ناظم اور تحصیل ناظم اور یہ سسٹم شروع ہوا تھا تو نیچے تک جو ہے وہ چیزیں آ رہی تھیں, فنڈز آ رہے تھے اور کام ہو رہے تھے. ایک ایم این اے کا, ایک پارلیمنٹرین کا کام نہیں ہے کہ اسے فنڈ ملے, وہ جا کے پھر ٹھیکے دے اور ٹھیکوں کی بات کرے اور پھر بعد میں کمیشن کی بات ہو اور یہ سارا کچھ ہو. یہ لوکل ایک بلدیاتی نمائندے کا کام ہے کہ وہ اس کی سڑک کیسے بننی ہے, اس کے گاؤں کا اسکول کیسے بننا ہے, وہاں پہ رائٹ. بلوچ صاحب کلوزنگ پہ جانا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہ ہمیں جو ہے وہ بلدیاتی سیٹ اپ کی طرف آنا ہوگا. بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا, فاروقی صاحب آپ کا شکریہ, کرنل صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.